अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम रोमेटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और रोमेटोलॉजी में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से स्टार्ट लेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को लेक्चर की एंड में इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस पहले किसे कहते हैं? अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। अर्थराइटिस टू टाइप्स के हैं, एक है नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। नॉन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में सबसे कॉमन फॉर्म ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। मीन्स इसमें जॉइंट की डिजेनरेशन होती है। किस तरह होती हैं? हमें पता है कि ये बोन्स की एंड पे जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस आर्टिकुलर कार्टिलेज की स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन होती है। जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज टोटली डैमेज हो जाता है, टोटली ख़त्म हो जाता है, तो एज ए रिज़ल्ट मूवमेंट के टाइम पे बोन्स आपस में रबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये बोन्स आपस में रब होते हैं मूवमेंट के टाइम पे, तो सेवियर पेन फील होता है और इस डिज़ीज़ को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब रिस्क फैक्टर के बुनियाद पे इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रिस्क फैक्टर है वो है एजिंग, जेनेटिक फैक्टर और मैकेनिकल स्ट्रेस। जब भी इंसान बूढ़ा हो जाता है, इसकी एज इंक्रीज होती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी की फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क इंक्रीज होती है। और अगर किसी जॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क इंक्रीज होती है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज, ओक्रोनोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस एंड मार्केट ओबेसिटी। ओक्रोनोसिस किसे कहते हैं? वो डिजीज़ जिसमें हेमोजेनेटिक एसिड की कम्युलेशन हो जाए कनेक्टिव टिश्यू में। क्योंकि इस डिजीज़ में क्या होता है कि टायरोसिन और फेनाइलएलानिन जो अमाइनो एसिड है, उसकी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है। और जब टायरोसिन और फेनाइलएलानिन डिस्ट्रक्ट होते हैं, उसकी कैटाबॉलिज्म होती है, तो इससे हेमोजेनेटिक एसिड बनता है और एज ए रिज़ल्ट हेमोजेनेटिक एसिड की एकमलेशन हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू में, जिसके नतीजे में स्किन और कार्टिलेज का जो कलर है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो क्लिनिकल फीचर है उसमें पहला ये है कि ये मेनली वुमेन को अफेक्ट करती हैं। दूसरा ये है कि ये मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट, जो लार्ज जॉइंट है, उसको अफेक्ट करती हैं। वुमेन में जो वेट बेयरिंग जॉइंट है वो नी और हैंड्स हैं, और जबकि मेन में वेट बेयरिंग जॉइंट्स हिप्स और स्पाइन है। इसके अलावा इसमें एसिमेट्रिकली जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। मींस अगर एक साइड पे हैंड जॉइंट इसमें अफेक्टेड है, तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे साइड पे भी वही हैंड जॉइंट अफेक्टेड होगा। मोनो आर्टिकुलर है और ओलिगो आर्टिकुलर है। मींस इसमें या तो वन जॉइंट इफेक्ट होता है या 1 to 4 जॉइंट्स इसमें इफेक्ट होते हैं। और जब भी पेशेंट इसमें उठता है सुबह के टाइम पे, तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जो कि टेम्परेरी होती है। मींस 15 मिनट के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है वो है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन जो कि मूवमेंट के साथ इंक्रीज होता है और रेस्ट के साथ ये डिक्रीज होता है। तो इन क्लिनिकल फीचर के बेस पे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोमेटॉइड अर्थराइटिस से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो क्लिनिकल फीचर है वो बिल्कुल अपोजिट है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में स्मॉल जॉइंट इफेक्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे लार्ज जॉइंट इफेक्ट होते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसिमेट्रिक है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में मोर देन 4 जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो मॉर्निंग स्टिफनेस है वो 1 आवर तक तकरीबन होती है। तो ये जो क्लिनिकल फीचर है, इसके बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब इसके साइंस जो है वो मेनली 3 साइंस होते हैं इसमें। पहला ये है कि उस जॉइंट में मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर सकता। जब आप उस जॉइंट को पल्पेट करते हैं तो आपको एक रफ सी सेंसेशन फील होती है। तीसरा ये है कि मसल वीकनेस और वेस्टिंग हो जाती है। रीजन के लिहाज से ऑस्टियोआर्थराइटिस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप्स है वो है जनरलाइज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें 1 और मोर देन 1 इंटरफेरेंजियल जॉइंट इफेक्ट होते हैं। ये मेनली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है। ये मेनली ओल्ड ह्यूमन बीइंग जिसका एज 40 ईयर से ज़्यादा हो, उसमें ज़्यादा होता है। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है और जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, नोड्स बन जाते हैं। मेनली प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में नोड्स की फॉर्मेशन होती है। जब ये नोड्स हार्डन हो जाते हैं तो ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स बोनी स्पार्स को कहते हैं। जब भी जॉइंट की डैमेज हो जाती है, तो इसके रिस्पांस में जॉइंट की रीजन पे एक बोनी आउटग्रोथ निकलता है, जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है।
यहाँ पे जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक है हेबर्डन नोड्स और दूसरा है बाउचर नोड्स। हेबर्डन नोड्स प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट्स हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के रीजन पे, जबकि बाउचर नोड जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के रीजन पे प्रोमिनेंट होते हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो है स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली टू रीजन सर्विकल और लुम्बर रीजन को अफेक्ट करती हैं। जो सर्विकल रीजन को अफेक्ट करती हैं उसको कहते हैं सर्विकल स्पॉन्डिलोलिसिस, जिसमें नेक पेन होता है जो कि आर्म्स की तरफ रेडिएट करता है, जबकि जो लुम्बर रीजन को इफेक्ट करती है उसको लुम्बर स्पॉन्डिलाइसिस कहा जाता है, जिसमें बैक पेन होता है जो कि बटक की तरफ रेडिएट करता है। ये जो पेन होता है स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ये मूवमेंट के साथ इंक्रीज होता है और रेस्ट के साथ ये डिक्रीज होता है। तीसरा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मेनली पेटेलोफीमोरल और टेबियोफीमोरल जो जॉइंट है नी में उसको अफेक्ट करती है। इसमें जो नई बात है वो ये है कि इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ सीडो गाउट भी होता है और ये मेनली वुमेन में होती है, बाइलेटरल होती है और साइमेट्रिकल होती हैं। जितनी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की टाइप्स हैं वो सब एसाइमेट्रिकल है और यूनिलेटरल है, जबकि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या है, वो बाइलेटरल है और साइमेट्रिकल है। तो जब भी आपको कोई एमसीक्यू आए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो बाइलेटरल और साइमेट्रिकल है। ये तब यूनिलेटरल होती हैं जब अगर मेन में कोई ट्रामा हो जाए उसके बाद अगर ये डेवलप हो जाए तो ये यूनिलेटरल होती है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो जर्की एसाइमेट्रिक एंटाल्जिक गेट होता है। एंटाल्जिक गेट उस गेट को कहते हैं, उस वॉकिंग स्टाइल को कहते हैं जब कोई पेशेंट अपने आप को पेन से बचाने के लिए एक वॉकिंग स्टाइल अडॉप्ट करता है, उसको एंटाल्जिक गेट कहते हैं, जिसमें पेशेंट स्लोली चलता है और छोटे छोटे कदम उठाता है। इसमें वेरस डिफार्मिटी होती है। वेरस डिफार्मिटी का मतलब ये है कि इसमें जो नी जॉइंट है वो इनवर्ड की तरफ एंगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नी के इनर एस्पेक्ट पे पेन होता है और इस रिजल्ट मोबिलिटी भी रिड्यूस होती है। जबकि जो रोमेटाइड आर्थराइटिस है उसमें वेलगस डिफार्मिटी होती है। इसके अलावा इसमें जॉइंट लाइन टेंडरनेस होती है, मीन्स नी जॉइंट के लाइन में पेन भी होती है। इसका पांचों फीचर ये हैं कि इसमें क्वाड्रिसेप मसल की वीकनेस और वेस्टिंग हो जाती है और जो नी जॉइंट है उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। चौथा जो टाइप्स है वो हैं हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि मेनली जॉइंट का जो अपर पार्ट है उसको अफेक्ट करते हैं। हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि ये रेडियोग्राफिक चेंजेस और सिम्टम्स के बीच में बेस्ट कोरिलेशन शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सरे के थ्रू इसके सिम्टम्स के बारे में पता चल जाता है। इसमें क्या होता है कि हिप पेन होता है इंटीरियर ग्रोइन रीजन में, जो कि बटक, थाई, नी और शाइन की तरफ रेडिएट करता है। इसके अलावा इसमें एंटाल्जिक गेट होता है, क्वाड्रिसेप और ग्लूटेट मसल की वीकनेस और वेस्टिंग हो जाती है। इसका सबसे अर्लीस्ट और सेंसिटिव साइन ये है कि जब भी हिप जॉइंट फ्लेक्स होता है तो पेशेंट इसको सही तरीके से इंटरनली रोटेट नहीं कर सकता और इसके नतीजे में पेन भी फील होती है। अब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये तीनों नॉर्मल होते हैं क्योंकि ये मेनली इन्फ्लेमेशन के मार्कर है, जबकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, इसमें रोमेटाइड फैक्टर भी एब्सेंट होता है और जब हम इस अफेक्टेड जॉइंट की एक्सरे करते हैं तो इसमें जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो होता है क्योंकि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई होती है और बोन आपस में करीब आ गए होते हैं। तो जो जॉइंट स्पेस है वो एसाइमेट्रिकली नैरो होता है और इसके थ्रू हमें ऑस्टियोफाइट्स भी नज़र आते हैं। इसके अलावा हमें सबकॉन्ड्रल बोन भी नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्लेरोसिस और हार्डनिंग हो गई होती है। बोन सिस्ट जो न्यू ग्रोइंग बोन है उसमें फ्लूइड की एकमुलेशन भी नज़र आती हैं और छठा फीचर यह है कि इसमें एनकाइलोसिस नहीं होती, मींस इसमें जॉइंट की फ्यूजन नहीं होती। अब लास्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी टू टाइप्स के ट्रीटमेंट हैं, एक है नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट और दूसरा है फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट।
नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को कहेंगे कि अपने वेट को लॉस करो ताकि जॉइंट पे जो वज़न है वो रिड्यूस हो जाए, जॉइंट पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए। और दूसरा यह है कि एक्सरसाइज करो। तीसरा, अगर उसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्वाड्रिसेप मसल वीक होता है और इसकी वेस्टिंग हो गई होती है। इसके अलावा हम पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में एजुकेट करेंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट में हम इसको एसेटामिनोफेन या पैरासीटामोल, ये सबसे बेस्ट इनिशियल एनाल्जेसिक हैं, पेन रिलीवर है। दूसरा ये है, अगर ये काम न करे तो हम एनसेड्स भी दे सकते हैं। अगर एसिटामिनोफेन और एनसेड्स दोनों काम न करे तो इसके बाद आप इसको इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन, जो कि सीधी जॉइंट में लगाई जाती हैं, वो देना पड़ता है। अगर पेशेंट को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसको इंट्रा आर्टिकुलर हाइड्रोन इंजेक्शन लगानी पड़ती है। लेकिन अगर ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट काम न करे तो आपने क्या करना होगा, आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी होगी अगर कंडीशन सीवियर है और मेडिकल ट्रीटमेंट काम न करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। इंशाल्लाह आप सब लोगों को समझ आ गया होगा।